अस्सलाम वालेकुम। महाटेट इम्तिहान की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम ज्योग्राफी का एक बेहद अहम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ज़मीन का मसरफ यानी लैंड यूज़। और हाँ, ये इस सीरीज़ का पहला हिस्सा है। जी बिल्कुल, और हमारी पूरी टीम की तरफ से और ख़ास तौर पर हमारे एडमिन इरशाद वानवार साहब की जानिब से आप सबका दिल से इस्तकबाल है। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। चले तो देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ज़मीन का मसरफ होता क्या है, फिर इसकी दो अहम किस्में कौन सी हैं, देहाती और शहरी ज़मीन के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है, इस पर बात करेंगे। कुछ आदादो शुमार भी देखेंगे और आखिर में आपके लिए अगले कदम क्या होंगे वो भी बताएंगे। ये सब कुछ ख़ास इम्तिहान को जहन में रखकर तैयार किया गया है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये ज़मीन का मसरफ यानी लैंड यूज़ है क्या चीज़? अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये वो काम या मकसद है जिसके लिए ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इस्तेमाल कुदरती चीज़ों और हम इंसानों दोनों पर मुनहसर होता है। जी बिल्कुल, मतलब इंसान ज़मीन को जिन भी अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, जंगलात हों, रहने के लिए घर हों या फिर फैक्ट्रियाँ, इसी को ज़मीन का मसरफ या लैंड यूज़ कहते हैं। ज्योग्राफिया की तैयारी में ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, अब मिल्कियत की बुनियाद पर ज़मीन की दो किस्में होती हैं। एक है निजी मुल्कियत, जिसे हम प्राइवेट लैंड कहते हैं। ये किसी एक फ़र्द या ख़ानदान की होती है, जैसे आपका घर या किसी का ज़ाती खेत। दूसरी है इज्तमाई मुल्कियत यानी कम्युनिटी लैंड। इस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समाज का हक होता है। इसे सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे जानवरों के लिए चारा लाना हो, फल या जड़ी बूटियाँ जमा करनी हो। अच्छा, मलकियत की बात तो हो गई। अब आते हैं ज़मीन के इस्तेमाल की दो सबसे बड़ी और अहम कैटेगरीज पर। दुनिया भर में ज़मीन के हर इस्तेमाल को हम बुनियादी तौर पर इन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये हैं वो दो किस्में। एक तरफ है देही ज़मीन यानी रूरल लैंड यूज़, जहाँ ज़्यादातर काम खेती बाड़ी या उससे जुड़े होते हैं और आबादी भी कम होती है। और दूसरी तरफ है शहरी ज़मीन यानी अर्बन लैंड यूज़, जो रहने, कारोबार करने और फैक्ट्रियां लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, और यहाँ आबादी बहुत घनी होती है। ये बुनियादी फ़र्क ही आगे की सारी बहस की बुनियाद है। चलें तो अब पहली किस्म को ज़रा तफसील से देखते हैं, यानी देही इलाकों में, गाँव में ज़मीन का इस्तेमाल किन किन तरीकों से होता है। जैसा कि इस तस्वीर से बिल्कुल साफ जाहिर है, देहाई जिंदगी की पूरी बुनियाद ही ज़राअत और कुदरती वसाइल पर होती है। यहाँ ज़मीन का इस्तेमाल सीधा सीधा खेती बाड़ी और फितरत से जुड़ा होता है। देही इलाकों में ज़मीन के इस्तेमाल की ये कुछ अहम किस्में हैं। पहली, काबिल काश्त ज़मीन यानी एरेबल लैंड, जहाँ फसलें उगाई जाती हैं। दूसरी, पर्थ ज़मीन या फालो लैंड। इसे ऐसे समझें कि ये वो ज़मीन है जिसे कुछ वक्त के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो आराम करके अपनी ताकत, अपनी ज़रखेज़ी वापस पा सके। तीसरी, जंगलात की ज़मीन, फॉरेस्ट लैंड। और चौथी है चारागाह, जिसे पास्चर भी कहते हैं, जहाँ जानवर चरते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए। ज़रा सोचिए और बताइए कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ इनमें से कौन सी किस्म की देही ज़मीन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे आपकी समझ और पक्की हो जाएगी। बहुत खूब, देही इलाकों की बात तो हो गई। अब रुख करते हैं शहरों की तरफ और देखते हैं कि वहाँ ज़मीन का इस्तेमाल कैसे होता है, जो गांव से बहुत अलग है। और ये तस्वीर शहर की कहानी बिल्कुल साफ बयान कर रही है। आप खुद देखें, एक छोटी सी जगह पर कितनी सारी अलग अलग सरगर्मियां हो रही हैं। ऐसा इसलिए है ताकि एक बड़ी और घनी आबादी की तमाम ज़रूरियात पूरी की जा सकें। शहरों में ज़मीन का इस्तेमाल बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, जैसे तिजारती इस्तेमाल यानी कमर्शल, जहाँ दुकानें, बैंक और दफातर होते हैं। फिर है रिहायशी इस्तेमाल या रेजिडेंशियल, मतलब जहाँ लोग घर और अपार्टमेंट बना के रहते हैं। उसके बाद आता है नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्ट, जिसमें सड़कें, रेलवे लाइनें और एयरपोर्ट शामिल हैं। फिर आती हैं अवामी सहूलियात, पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे स्कूल, अस्पताल। तफरीही यानी रिक्रिएशनल इस्तेमाल में पार्क और खेल के मैदान आ जाते हैं। और एक है मिक्स्ड यूज़ यानी मखलूत इस्तेमाल। ये वो इलाके होते हैं जहाँ रिहायशी और तिजारती दोनों काम एक साथ होते हैं। तो सिर्फ किस्में जानना काफ़ी नहीं है, ये समझना भी ज़रूरी है कि असल में ज़मीन किस काम के लिए कितनी इस्तेमाल हो रही है। चले इसके लिए एक मिसाल देखते हैं।
یہ چارٹ ہمارے ملک بھارت میں زمین کی تقسیم کو دکھاتا ہے اور یہاں ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، تقریباً 57% یعنی 57% زمین قابل کاشت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت میں زراعت آج بھی کتنی اہم ہے۔ اس کے علاوہ 22% پر جنگلات، 4% پر چارہ گاہیں اور باقی 17% زمین دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور خیال ہے جدید منصوبہ بند شہروں کا، یعنی پلانڈ سٹیز کا۔ سنگاپور اور چنڈی گڑھ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان شہروں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کیسے منصوبہ بندی کے ذریعے زمین کا بہترین اور منظم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ہم آگے کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ تھے زمین کے مصرف سے جڑے کچھ بنیادی تصورات۔ اب امتحان کی تیاری کو اور مضبوط کرنے کے لیے آپ کے اگلے قدم کیا ہونے چاہیے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ 4 کام ضرور کریں۔ پہلا، آج جو بھی سیکھا ہے اسے ایک بار ضرور دہرائیں۔ دوسرا، اس ٹاپک کے مفت PDF نوٹس ڈاؤن لوڈ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تیسرا، اپنی سمجھ کو پرکھنے کے لیے دیا گیا کوئز حل کریں۔ اور چوتھا، اس سیریز کے دوسرے حصے کے لیے تیار رہیں۔ اور آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں ایک تیزی سے پھیلتے ہوئے شہر میں زمین کے استعمال کو منظم کرنے میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ یاد رکھیے، PDF نوٹس اور کوئز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ زمین کے ریکارڈز یعنی لینڈ ریکارڈز کو سمجھنے کی اس تجزیاتی پیشکش کے دوسرے حصے یعنی پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مہا ٹیٹ کی تیاری کے لیے یہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے، تو چلیے سیدھا اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ایڈمن ارشاد وانواٹ صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ہی پرجوش استقبال۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ سیکھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، کبھی آپ نے اس طرح کا کوئی کاغذ دیکھا ہے اور سوچا ہے کہ بھئی آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے ملکیت پتریکا، یا جسے ہم پراپرٹی کارڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر شہری علاقوں میں زمین کی ملکیت کا ایک بہت اہم ثبوت ہوتا ہے۔ تو آج ہم جس اہم دستاویز پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے 7/12 کا اتارا، یعنی 712 ایکسٹریکٹ۔ ہم اسے ایک ایک کر کے سمجھیں گے، خاص طور پر ان پوائنٹس پر فوکس کریں گے جو امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ 7/12 کا اتارا اور پراپرٹی کارڈ میں آخر فرق کیا ہے؟ دیکھیے، جواب بہت سیدھا سا ہے۔ 7/12 کا اتارا دیہی علاقوں کی زرعی زمین یعنی ایگریکلچرل لینڈ کے لیے ہوتا ہے، جبکہ پراپرٹی کارڈ شہری علاقوں کی غیر زرعی زمین یعنی نان ایگریکلچرل لینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق یاد رکھنا امتحان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 7/12 اتنا اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، اس میں آپ کو مالک کا نام، زمین کا پورا رقبہ، یہاں تک کہ یہ بھی ملے گا کہ کھیتی باڑی کی قسم کیا ہے، مطلب زمین سیراب ہے یا بارش پر منحصر ہے، اور تو اور کون سی فصلیں اگائی جا رہی ہیں، کیا کوئی قرض لیا گیا ہے، اور جو ٹیکس ادا کیے گئے ہیں ان سب کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ زمین کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ تو یہ سب ریکارڈز بناتا کون ہے؟ یہ ذمہ داری ہوتی ہے تلاٹی کی۔ تلاٹی گاؤں کی سطح پر وہ سرکاری اہلکار ہوتا ہے جو زمین کے یہ تمام ریکارڈز، خاص طور پر 7/12 کا اتارا، تیار کرتا ہے اور انہیں سنبھال کر رکھتا ہے۔ زمینی محصولات کے نظام میں ان کا کردار بہت کلیدی ہوتا ہے۔ چلیے اب تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے پلاٹ کی کہانی سے نکل کر پورے مہاراشٹر کی زمینی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہی چھوٹے چھوٹے ریکارڈز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ریاست میں زمین کے استعمال کے ایک بہت بڑی اور واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ ذرا اس ڈونٹ چارٹ پر نظر ڈالیں۔ یہ ہمیں 2010 سے 2011 کے دوران مہاراشٹر میں زمین کے استعمال کا حال بتا رہا ہے۔ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا حصہ تقریباً 57% قابل کاشت علاقے کا ہے، مطلب ریاست کی آدھی سے زیادہ زمین پر کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جنگلات ہیں، بنجر زمین ہے اور دوسرے استعمالات ہیں۔ تو اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس چارٹ کو دیکھ کر بتائیے کہ مہاراشٹر میں زمین کا سب سے بڑا استعمال کس زمرے میں ہو رہا ہے؟ اپنا جواب نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون صحیح جواب دیتا ہے۔ اب ذرا اس بار چارٹ کو دیکھیں۔ یہ 20 سالوں میں یعنی 1990 سے 2011 کے درمیان زمین کے استعمال میں جو تبدیلی آئی ہیں انہیں دکھا رہا ہے۔ جو بات فوراً نظر آتی ہے وہ ہے غیر زرعی زمین کے استعمال میں اضافہ۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے اربنائزیشن، یعنی شہروں کا پھیلنا۔ ظاہر ہے جب شہر پھیلتے ہیں تو کھیتی باڑی کی زمین کم ہو جاتی ہے۔
एक और सवाल आपके लिए, 1990 और 2011 के बीच किस किस्म की जमीन के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला? चार्ट को गौर से देखें और आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, खास तौर पर सैटेलाइट इमेजरी, हमें इन तब्दीलियों को समझने में कैसे मदद देती है। ये हमें आसमान से यानी बर्ड्स आई व्यू से एक बिल्कुल साफ नज़ारा देती है। ये तस्वीर तो वाकई हैरान कुन है। ये नवी मुंबई के पास एक इलाके की 1990 और 2010 की तस्वीरें हैं। बाएं तरफ 1990 की तस्वीर है और दाएं तरफ 2010 की। क्या जबरदस्त फर्क है। आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ 20 साल में शहरी इलाका किस कदर फैल गया है। ये अर्बनाइजेशन की एक बेहतरीन मिसाल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने समझा, आइए इसका एक फौरी खुलासा करते हैं, खास तौर पर वो अहम नुकात जो आपको महाटेट इम्तिहान के लिए हर हाल में याद रखने हैं। तो इम्तिहान के लिए सबसे जरूरी बातें ये हैं। नंबर 1, 7/12 का उतारा देही ज़री ज़मीन के लिए है। नंबर 2, प्रॉपर्टी कार्ड शहरी गैर ज़री ज़मीन के लिए है। नंबर 3, तलाठी वो सरकारी ऑफिसर है जो ये रिकॉर्ड संभालता है। नंबर 4, महाराष्ट्र में जमीन का सबसे बड़ा इस्तेमाल खेतीबाड़ी के लिए होता है। और नंबर 5, शहरी आबादी में इजाफे की वजह से गैर ज़री जमीन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। और हाँ, जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हमने इस मौजू पर अहम नोट्स PDF फॉर्मेट में और एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। जिस तरह से शहर फैल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगले 20 सालों में महाराष्ट्र में ज़मीन के इस्तेमाल का तवाज़ुन कैसा होगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।